हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं 30 अगस्त में छपे हुए द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स और उनके कुछ एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, इस पर वैक्सीन इंडेमनिटी एक नया कॉन्सेप्ट है। किस तरह से ये मेडिकलो लीगल टर्म इंडिया में वैक्सीन के प्रोपोर्शन को, वैक्सीनेशन के रेट को स्लो कर रहा है और किस तरह से जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो फॉरेन वैक्सीन्स हैं, उसकी इंटरलाइजेशन में कमी आ रही है। तो ये वैक्सीन इंडेमनिटी क्या है और किस तरह से भारत सरकार ग्लोबल प्रोसीजर्स को अपनाकर कोविड-19 की वजह से एक ऐसे चांस को एक्सेल कर सकती है कि आने वाले समय में भी इंडिया में अदर वैक्सीनेशंस को भी एक बूस्टअप रेट से आगे बढ़ाया जा सके। दूसरा ये आर्टिकल देखेंगे कि पुलिस रिफॉर्म से जुड़े हुए एक एंगल से आपको पता है कि हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एन.वी. रमन्ना जी ने जुडिशियल और कस्टोडियल डेथ, ऐसे कैदी जो पुलिस की कस्टडी में जिनकी मौत हो जाती थी ड्यू टू द पुलिस एक्सट्रीमिटीज़, उनके बारे में ये कमेंट किया था कि पुलिस स्टेशंस हैड बिकम द मोस्ट इनह्यूमन प्लेसेस टू बी। तो उन पर जो छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं मिस्टर विज साहब, ही इज़ गिविंग की एक पुलिस का भी रिप्लाई, जैसे कि एक जज ने ही क्लेम्ड, तो ही इज़ रिप्लाइंग एन आंसर कि वाकई में जिस तरह का कस्टोडियल डेथ है वो क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट्स, और किस तरह से इसको हटाया जाना चाहिए, किस तरह से ये कम हो सकता है, उस पर एक चीज़ देखेंगे। और तीसरा एक आर्टिकल है, उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उस पर किस तरह से एक फाइन लाइन लाने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जिसमें टर्म एक यूज़ किया गया है वैक्सीन इंडेमनिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है, तो इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन इंडेमनिटी क्या होती है। बेसिकली आप अगर देखेंगे तो इंडेमनिटी का मतलब ही होता है कि कोई भी कंपनी जो वैक्सीन बना रही है और उस वैक्सीन को मार्केट में ला रही है, अगर उस वैक्सीन को लेने से, उस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने से दिए गए व्यक्ति को कोई समस्या होती है, जिसको मेडिकल टर्म में या इंग्लिश टर्म में कहा जाता है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI। इस तरह की चीज़ अगर उन्हें होती है, उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, तो वो सारे के सारे जो क्लेम कर सकता है, एंड दैट मेडिकल कंपनी, जो कंपनी इस वैक्सीन को बना रही है, उसको कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदार ठहरा सकता है और ही विल बी एबल टू क्लेम, उस पर मॉनेटरी क्लेम यानी कि पैसे का क्लेम किया जाता है। ये एक समस्या है, जिससे होता ये है कि बहुत सारे जो मेडिकल कंपनीज़ हैं वो भारत और अन्य देशों में अपना वैक्सीन लाने से पहले एक सघन ट्रायल करती हैं, और कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने वैक्सीन इंडेमनिटी ये जो प्रोसीजर है उसको हटाया नहीं है, जबकि बाकी के देशों ने, चाहे वो USA हो, UK हो, इवन WHO ने भी ये जो इंडेमनिटी वाला जो टर्म है वो खास करके कोविड-19 के वैक्सीन के लिए इसको वेव ऑफ कर दिया। यानी कि अगर कोविड-19 वैक्सीन की वजह से किसी में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या एक्यूट इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसके लिए कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी। हाँ, जो उसके कुछ क्लेम्स होंगे, सरकार उसे कुछ क्लेम दे सकती है, सरकार उसे कुछ मुआवजा दे सकती है, लेकिन कंपनियों को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि कंपनियों में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इंटरेस्ट है, जो इंटेंट है, वो कहीं ना कहीं सेफ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये बड़ी चीज़ है। तो भारत में इस पर अभी कोई डिसाइसिवनेस नहीं लिया गया है। खास करके जो विदेशी वैक्सीन्स हैं वो भी यही डिमांड कर रही हैं बहुत पहले से कि आप जो इंडेमनिटी वाला क्लॉज है उसे हटा दीजिए, तब हम बहुत ही आसान होगा हमारे लिए कि अप्रूवल भी लेना और प्रोड्यूस करना। क्योंकि हो ये रहा है कि बाकी देशों ने हटाया हुआ और आपने नहीं हटाया, तो कल को फिर हमें ये बात का डर है कि कोई हमें इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। हो सकता है कि आगे चलकर किसी एक दो में साइड इफ़ेक्ट्स भी आए। तो उस वजह से ये हो रहा है कि कंपनियों का इंटरेस्ट जो है वो भारत में कम हो रहा है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत में अभी तक जो वैक्सीनेशन रेट है वो भी काफ़ी स्लो है। तो वैक्सीन इंडेमनिटी जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वही है कि एक लीगल प्रोसीडिंग होती है, कंपनी को इस बात की लीगल प्रोसेसिंग और अम्ब्रेला प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर आपके वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करने से कहीं पर किसी पेशेंट में कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके लिए आपको जवाबदार ठहराया नहीं जाएगा। हाँ, मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसमें भारत सरकार ही मुआवजा देती है। और ख़ास करके कोविड-19 वाले केसेस में UK हो, US हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन सभी देशों ने, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको जो अभी वेव ऑफ कर रखा है। तो ऑथर इस बात से ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्पाइट हमने अभी भी हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन हो या फाइज़र हो, मॉडर्ना हो, इन सबको भी
इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन यानी कि EOA दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है वो हमारा स्लो ही है और 90 to 95% वैक्सीनेशन इज़ बीइंग कैरिड आउट ओनली बाय कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड और थोड़ा कुछ बाय स्पुतनिक भी। ये कंट्रीज़ आ नहीं रही हैं, तो इसका बेसिक रीज़न है कि हमने वैक्सीन इंडेमनिटी जो है वो क्लॉज चालू नहीं किया है और इसी वजह से समस्या है। लेकिन वैक्सीन को सेफ्टी पैरामीटर्स दिए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये देखा गया कि मोस्टली 90% केसेस में वैक्सीन जो है वो बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं होती, बिल्कुल भी उसमें हार्म नहीं होता और 5 से 7% केसेस में भी कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ केसेस ऐसा देखे गए हैं जैसे कि वैक्सीन इम्यून थ्रोम्बोसाइटोफोमिया, यानी इस तरह की जो चीज़ें कहीं कहीं पर VITT नाम के सिंड्रोम या फिर माइक्रोकार्डिटिस जैसी बीमारियां बहुत ही यानी कि रेयर 1 लाख में से 1 या 2 लोगों को इस तरह के केसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं US में या बहुत सारे कंट्रीज़ में कभी ये होता था कि इन्हीं को एक्सप्लॉइट करके जो कुछ लॉ फॉर्म्स होती थी, कुछ कानूनी फॉर्म्स होती थी, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्लैकमेल करते थे, उसका मिसयूज़ किया जा रहा था। और इसी वजह से इसको देखते हुए खास करके कोविड-19 केस में जहाँ वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत थी, US हो, UK हो, यूरोपियन यूनियन हो, उन्होंने इन चीज़ को ख़त्म कर दिया था। लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई ठोस रणनीति नहीं बनाने की वजह से ये चीज़ हो रही है। अब जिसकी वजह से आपको पता है कि भारत में केवल अभी तक 11% ही आसपास पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन डबल डोज यानी कि फुल कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है। 35.5% को सिंगल डोज मिला है। तो बहुत सारा इनसफिशिएंट वैक्सीनेशन है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वैक्सीन की कमी। अब वैक्सीन की कमी कैसे दूर होगी? तो अकेला कोविशील्ड या कोवैक्सीन तो इतना पॉसिबल नहीं, इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो हमें बाहर से वैक्सीन लेने की ज़रूरत थी। इस पर भी हमने बहुत लेट से डिसीजन लिया। दूसरा ये ऑथर कह रहे हैं कि जिस तरह से जिन वैक्सीन्स को UK, USA और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी थी, उसके भी ट्रायल के पीछे हम जा रहे थे, जो कि बाद में अभी हमने ठीक कर दिया कि ठीक है, जो वैक्सीन को UK में या USA में या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूवल मिल चुका है, उसे आप भारत में डायरेक्टली इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, इसको EUA कहते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन पहले हम उसका भी ट्रायल करवा रहे थे, 3 फेज़ का ट्रायल करवा रहे थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं देरी हुई और भारत जैसे बड़े देश में कोई 1 या 2 कंपनी कंप्लीट वैक्सीनेशन के लिए जवाबदार नहीं हो सकती। वी हैव मल्टीपल सोर्सेस, जो कि अब जाकर हमने गवर्नमेंट में सुधार लाए हैं। तो अब जब कुछ और रेट हमें बढ़ाना है, वैक्सीनेशन बहुत फास्ट करना है, बिकॉज वी नीड टू रैम्प अप आवर इकॉनमी, आर्थिक प्रोटेक्शंस को भी आगे बढ़ाना है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो वैक्सीन इम्यूनिटी वाला जो प्रपोजल है, उस पर अपना स्टैंड क्लियर करने की आवश्यकता है, ताकि न केवल कोविड-19 बल्कि आने वाली जितने भी समय है, उस समय पर अगर भारत को वाकई में जिस तरह से हम फार्मास्यूटिकल के कैपिटल बने, अगर उस तरह से हम वैक्सीन कैपिटल भी बनना चाहते हैं कि दूसरे देश के लोग यहाँ वैक्सीन में इन्वेस्ट करें, वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन हो, ग्लोबल वैक्सीनेशन हब बनने भारत, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी पर हमें अब ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि भारत सरकार अगर इंडेमनिटी नहीं दे रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जिससे पहले कोविड और कोविड-19 के जो वैक्सीन है, यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो उससे पहले से काम कर रहे हैं, और या स्पुतनिक वी हो। और अगर अब हमने फाइज़र या मॉडर्ना या जॉनसन को इंडेमनिटी प्रोवाइड की तो ये भी मांग लगेंगे, तो ये भी एक डिमांड हो जाएगी। दूसरा, इससे होता ये है कि जिस तरह से इसका कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने मिलते हैं। दिस मीन्स जो कंपनी वैक्सीन बना रही है वो कम्प्लीटली फिर अपने जिम्मेदारियों से वॉश आउट हो जाती है और उसके प्रति किसी भी प्रति के या तो कोई डेस्परेट इंटेंट हो, यानी कि जानबूझकर गलती की हो, या नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं देखने मिलता है, जिस वजह से भारत सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित है। दूसरा, पॉलिटिकल रीजंस भी है कि एक ऐसे भी वैक्सीन को लेकर बहुत जगह भ्रम फैलाया जा रहा है, और अगर इस तरह से 1-2 केसेस सामने भी आते हैं वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के, तो गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल प्रेशर बन सकता है। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे हेल्थ ग्रुप्स हैं, इस तरह से जो इकोनॉमिक सोसाइटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर प्रेशर बना सकती हैं कि यू आर ट्राइंग टू पुट द पीपल्स हेल्थ इन डेंजर, और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो इंडेमनिटी को क्लियर नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को जो अकाउंटेबल होल्ड करने की जो आदत है, ये जो पुराने चले आ रहे प्रोसेस की वजह से हमारा स्टैंड इस पर क्लियर नहीं है, और एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है, और दूसरा एक टेक्निकल प्रोसेस भी है जिसकी वजह से हम इसको नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में क्लेम्स सेटलमेंट का सिस्टम पहले से नहीं हो। भारत में ऑलरेडी बहुत सारे क्लेम सिस्टम मैनेजमेंट हैं, और अगर कोई चीज़ होती है, कोई कॉम्पनसेशन होती है, तो भारत सरकार अभी आज के डेट में अगर किसी को वैक्सीन लेने की वजह से
कोई समस्या आ रही है तो उसका जो भी कॉम्पेंसेशन होगा वो भारत सरकार देगी, दैट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कहीं ना कहीं उसको वैक्सीन की कंपनीज़ को एक तरह का एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन तो प्रदान करता है, लेकिन एक क्लियर नहीं है, इसके गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, तो गवर्नमेंट नीड्स टू क्लियर इट्स गाइडलाइन। और इसीलिए ऑथर ये कह रहे हैं कि इंडेमनिटी मस्ट नॉट बी कंस्टिट्यूट एज अ ब्लैंकेट प्रोटेक्शन फॉर डेलिबरेट एक्ट्स, फ्रॉड, इंस्टेंस ऑफ नेग्लिजेंस। यानी कि इंडेमनिटी को केवल और केवल इसीलिए हटाकर नहीं दे सकते क्योंकि कभी कभी इसमें ये होता है कि कुछ लोग जानबूझकर या फ्रॉड या नेग्लिजेंस अपनी वैक्सीन बनाने में नेग्लिजेंस हो, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए उन कंपनीज़ को अकाउंटेबल, जिम्मेदार रखने के लिए भी इंडेमनिटी भारत सरकार ने नहीं हटाई। क्योंकि ये देखने मिला है कि बहुत से लोग वेस्टर्न कंट्री में तो अपने क्वालिटी और कंटेंट ठीक बेचते हैं, लेकिन जैसे ही उसका इंडियन वर्जन आता है दे गेट नेग्लिजेंट और इवन सम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़, तो उस पर कहीं ना कहीं चेक करने के लिए आवश्यकता है। लेकिन आज के समय में जिस तरह से या जितने डिमांड में हमें कोविड वैक्सीन की ज़रूरत है, इन लीगल प्रोसीजर्स को हम एक बैक ड्राइव सीट पर भी रख सकते हैं। ठीक है, इंडिया के पास ऐसा कोई खास में करंट लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। हाँ, भले ये ज़रूर है कि किसी की मौत हो जाने पर सरकार जो है वो मुआवजा जाहिर करती है, लेकिन इसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि करना ही पड़ेगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर एंड ह्यूमन और वेलफेयर नेचर, बट देर इज़ नो अ गवर्नमेंट और लेड डाउन प्रोसीजर, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट बिन क्लियर। सो द ऑथर इज सजेस्टिंग कि इस समय पर हमें एक कंप्लीट गाइडलाइन पॉलिसी बनानी चाहिए रिगार्डिंग वैक्सीन्स, जो कि ना कि अब काम आए बल्कि आने वाले समय में भी काम आए, कि किस तरह से अगर किसी को AEFI जिस तरह की उसको एक्यूट इफेक्ट्स होते हैं या एंटी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो कैसे कंपनी कितना % क्लेम लेगी, सरकार कितना % क्लेम लेगी और क्लेम लेने के प्रोसीजर्स क्या होंगे, किस कंडीशंस पर उन्हें क्लेम मिल सकेगा, कंपनीज कितने जवाबदार होंगी और किन चीज़ों की जवाबदारी, यानी कि अगर वैक्सीन के अंदर कुछ फॉल्ट है तो कौन जवाबदार होगा, और वैक्सीन सही है लेकिन लेने के बाद फॉल्ट आ रहा है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। इस पर एक क्लियर गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें। खास करके कोविड-19 टाइम में जैसे कि बहुत सारी आपदाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपदाओं से अवसर लेना, तो इस तरह की जब हाई चैलेंजिंग टाइम्स है तो हमें इस तरह के हाई ट्रेडमार्क और लीगल फ्रेमवर्क भी सेट करके आगे वाले समय के लिए भी रखने चाहिए कि किस तरह से अगर आगे वाले समय में भी कोई चीज़ें होती हैं तो किस तरह से हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो हालांकि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम DGCI कहते हैं, वो सब कुछ जांच परख कर ही वैक्सीन को अप्रूवल देते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या कंप्लेंट होता है तो आज के समय में भारत सरकार उसको कॉम्पेंसेशन देती है, लेकिन उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। इसीलिए हमें इस पर एक क्लियर गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है। और आज के समय में जो वैक्सीन कंपनियां हैं उनको इस बात का विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं, बाय प्रोसीजर जा रहे हैं, तो आप पर किसी भी तरह का आने वाले समय में संकट नहीं होगा। सो यू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सो दैट वी कैन वैक्सीनेट मोर एंड मोर, एंड दिस इज़ द रीज़न। और इसी वजह से कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स भी हैं जो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को तो नहीं, लेकिन एक पूरे संस्थान को या किसी कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेने में अलाउ करते हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं है। एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू मेक इट वेरी क्लियर टू द कंपनीज एज वेल एज पीपल कि अपॉर्चुनिटी इज़ द क्राइसिस। और जिस तरह से USA हो, कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन हो, इन सब देशों ने अपने यहाँ वैक्सीन इम्यूनिटी क्लॉज को लागू किया है। भारत को भी आज के समय में, खास करके कोविड-19 के समय में, उन वैक्सीन कंपनीज़ को जिसमें USA, UK, USA ने और WHO ने अपने यहाँ अप्रूवल दे रखा है, अपने यहाँ उसको इंडेमनिटी दे रखा है, हमें भी उसको देना चाहिए ताकि उसका प्रोडक्शन और बढ़ सके और हम ज़्यादा हाई रेट पर एक चीज़ों को मेंटेन कर सके, वैक्सीनेशन को बढ़ा सके, अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को आगे कर सके। अब बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। यह आर्टिकल है अ फाइन लाइन बिटवीन डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन। सो कितना हद तक डेवलपमेंट हो और कितना हद तक एनवायरनमेंट हो, उसके बीच में हमें एक फ़ाइन लाइन रखना है कि कहीं हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को तो हैम्पर नहीं कर रहा और कहीं ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के चक्कर में हमारा डेवलपमेंट तो हिंडर नहीं हो रहा, हम वर्ल्ड इकोनॉमी में पीछे तो नहीं रह रहे। इसके बीच में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल और रिसेंट एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। आपको पता है कि जिस तरह से उत्तराखंड में आपने देखा होगा या हिमाचल प्रदेश या भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं, इवन पुणे वगैरह में भी जो फ्लैश फ्लड्स हुए और लैंडस्लाइड्स, लैंडफॉल्स, इस तरह की चीज़ें देखने मिली हैं, माउंटेन स्लाइड्स, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इज़ बिकॉज, तो एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से अनप्लान्ड तरीके से, बिना स्टडी किए, बिकॉज दो रीज़न है। एक तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो तो बढ़ ही रहा है, दूसरा
क्योंकि वेस्ट ऑफ इंडिया में भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है एंड इट हैज़ बीइंग प्रिफर्ड एज एन इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट जो हम लाते हैं कि प्लेस टूरिज्म, इको टूरिज्म, तो पीपल आर इंक्रीजिंग इन दिस एरिया एंड दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू केटर द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट एरिया, उन जगहों पर बढ़े हुए पॉपुलेशन के डिमांड को केटर करने के लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, बिकॉज पीपल आर मूविंग इट एज अ हॉलीडे स्पॉट। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को लेने के लिए वहाँ की सरकार या वहाँ की बॉडीज़ अनप्लान्ड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हाथ बढ़ा रही हैं, जो कहीं ना कहीं वहाँ के एनवायरनमेंट को खतरे में डाल रहा है। और रिसेंट एग्जांपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नो मैटर कि आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेजर सोर्स फॉर डेवलपमेंट, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सर्विसेज हो, प्राइमरी सेक्टर्स हो, फूड मैन्युफैक्चरिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, लिविंग हो, ट्रैवलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी इज़ द बेसिक रीजन। कोर सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी भी है, सीमेंट, स्टील वगैरह चीज़ें। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के चक्कर में हम कितना एक्चुअली नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में आप देखें जो चमोली फ्लड आया था, वहाँ पर एक कंस्ट्रक्टेड जो अंडर कंस्ट्रक्शन था प्लान, उसके अंदर 200 लोगों की फंसकर मौत हो गई। तो हमें ये भी देखना है कि जिस तरह का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इज़ इट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, इज़ इट सूटेबल टू मेक इट। और इसी को देखते हुए कि जो केदारनाथ में 2013 में फ्लड आई थी, अलकनंदा और भागीरथी जो कि गंगा के आगे चल के गंगा में बनते हैं, उन पर जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है दैट हैज़ बीन ऑर्डर टू स्टॉप बाय द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टॉप करने के लिए कहा था। लेकिन फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने या बहुत सी कंपनी जो काम ऑलरेडी शुरू कर चुकी थी या उसके रिलेटेड काम शुरू कर चुकी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं एक काउंटर प्ले डाली कि हमारा 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अगर इसको हम वापस लेंगे तो ये नुकसान होगा। सिमिलरली एक दूसरी पिटीशन ये गई कि यह स्टेज में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो जो पीपल का वेलफेयर है, गांव-गांव तक लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी तो वहाँ के वेलफेयर में, एजुकेशन में, इंटरनेट कनेक्टिविटी में समस्या आ सकती है। फिर इस पर कहीं ना कहीं उसका रिलैक्सेशन दिया गया। दूसरा, सरकार के 2 डिपार्टमेंट इसमें आपस में ऑब्सोलीट कर रहे हैं। पहला जो नमामि गंगा मिशन है, उसके तहत हमें क्लीन गंगा रखना है। और ये बेसिकली बहुत सारे इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ने भी बताया कि क्लीन गंगा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका जो फ्लो है वो अनइंटरप्टेड यानी कि अविरल रहे। और जैसे जैसे हम बांध बनाते जाएंगे उसका फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा और उसमें गादे दैट इज़ सिल्टेशन ज़्यादा होगा, पानी जो है वो कम होगा। इसलिए क्या होता है कि इस वजह से फ्लड भी आते हैं। तो अगर गंगा को अविरल रखा जाए तो वो अपने आप उसके पावर में, फ्लो में इतनी कैपेसिटी है कि वो सारे सिल्ट के लिए बहा कर ले जाएगी और उसमें जो है 70 से 80% जो अपर गंगा रीजन है वो साफ़ ही रहेगा। लेकिन फिर उसका उल्टा दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसी है पावर मिनिस्ट्री, वो कह रही है कि अगर हम सारे के सारे डैम्स को छोड़ देंगे तो हम पावर लाएंगे कहाँ, क्योंकि उस थर्मल पावर कंजम्पशन से भी समस्या है। हायर रीजन्स में इतने कोल नहीं है, इतने कोल को ट्रांसपोर्टेशन करना, वहाँ से बिजली ले जाना, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉस्टली अफेयर। सो देयर नीड्स टू बी अ फाइन लाइन बिटवीन द डेवलपमेंट एज वेल एज पावर जनरेशन। और इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट कम्युनिटी ने तो ये तक कह दिया कि जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट जो ख़त्म हो गए हैं, जो फंक्शन है उसको छोड़कर अब किसी को भी नया परमिशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर जो उसके प्रोपोनेंट्स है जो कह रहे हैं कि नहीं मिलनी चाहिए, वो उसका ये भी ग्राउंड है और वो भी सही ग्राउंड है कि अगर जो प्रोजेक्ट 50% 60% कंप्लीट हो चुके हैं या जिन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर ये बंद कर देंगे तो उन लोगों के साथ, उन क्षेत्र के साथ अन्याय होगा। तो कहीं ना कहीं इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि हम मूव करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द सोलार एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और इस तरह की चीज़ों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। बैटरी, जो इलेक्ट्रिक बैटरी है, ईवी बैटरी, हाइड्रोजन एनर्जी, लिथियम आयन बैटरी, इन रीजन्स में हम बैटरी रिलेटेड एनर्जी का यानी कि यूज़ कर सकते हैं, ताकि थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होगा लेकिन आने वाले समय में अगर इसकी डिमांड बढ़ सकती है तो कहीं ना कहीं इसके रेट भी चीप हो जाएंगे और ये इन्वायरमेंटली उस जगह के लिए कम से कम सस्टेनेबल होगा। तो हाइड्रोजन या एक कुछ जगह को स्पेसिफिक को देखते हुए थोड़ा बहुत अगर इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है तो भी वी नीड टू फोकस, बिकॉज इन्वायरमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अकाउंट्स फॉर जो रीजनल कंस्ट्रेंट के हिसाब से चलना होता है। क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, वो रीजन ही नहीं बचेंगे तो डेवलपमेंट करके किसके लिए रहेंगे। और इसीलिए उत्तराखंड और भी राज्यों के जैसा कोई रिलेबल पावर यानी कि उसको ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो रिलेबल पावर सोर्सेस या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरत ये है
कि वहाँ जो भी डेवलपमेंट हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म का डेवलपमेंट हो, वो सारी की सारी चीज़ें उस क्षेत्र के हिसाब से हों, नॉट एज पर द नीड्स बट एज पर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द रीजन। उस जगह की ज्योग्राफी, उस जगह के एनवायरनमेंट को छेड़छाड़ किए बिना अगर डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज़ ओनली सस्टेनेबल, और वही एक्चुअली में डेवलपमेंट है। अदर थिंग इज़ मटेरियल डेवलपमेंट, जो कि आगे चलकर जिस तरह से आपने देखा होगा कि फ्लैश फ्लड में कितना नुकसान हुआ, तो वो सारी चीज़ें आगे चलकर टेम्परेरी ही बन जाती हैं। इसलिए वी नीड अ परमानेंट डेवलपमेंट। तो परमानेंट डेवलपमेंट तभी होगा व्हेन इट इज़ इन द नेचर्स इंटरेस्ट, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ मेयर पीपल्स। सो गवर्नमेंट की दोनों बॉडीज़ है, पावर मिनिस्ट्री हो या फिर नमामि गंगे वाटर एंड क्लीन वाटर मिनिस्ट्रीज हो, उनको आपस में बैठकर एक प्लान चॉक आउट करना चाहिए कि किस तरह से नमामि गंगे में भी जो अनइंटरप्टेड गंगा का फ्लो भी मेंटेन रहे और पावर कंजम्पशन भी हम मेंटेन रख सके यूजिंग सम अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज वेल। थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज़ अबाउट द पुलिस रिफॉर्म्स, एंड पुलिस रिफॉर्म से ही जुड़ा हुआ जो कस्टोडियल डेथ है। हाल ही में तमिलनाडु में एक केस हुआ था जिस पर कस्टडी में लाए गए 2 मुजरिमों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटीज़। और इसी वजह से जो एन.वी. रमन्ना, जो हमारे चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स एंड बॉडीली इंटीग्रिटी इज़ द हाईएस्ट इन द पुलिस स्टेशन। यानी कि पुलिस स्टेशंस में ह्यूमन राइट्स हो या बॉडी इंटीग्रिटी को, यानी मानव के जीवन को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही हार्ड कमेंट था, और एक पुलिस ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ के डीजीपी, उन्हें ये लगा कि एक पुलिस का व्यू भी रखना चाहिए। तो इस आर्टिकल के ज़रिए वो अपना एक व्यू रख रहे हैं कि उनका ये कहना है कि कस्टोडियल डेथ हो रही हैं, ऑफकोर्स ज़्यादा हो रही हैं, तो कस्टोडियल डेथ को रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कस्टोडियल डेथ को रोकने का सबसे ज़्यादा तरीका ये है कि 2 पुलिस फैक्शंस, यानी कि जो पुलिस की बॉडी जो क्राइम को रोके। आपको पता है कि पुलिस के 2 प्रमुख काम होते हैं, पहला लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और दूसरा क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो कहीं ना कहीं आज के समय में ये हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों का बाइफर्केशन नहीं हुआ है। तो जिन व्यक्तियों को क्राइम इन्वेस्टिगेट करना है उनको इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सो दे आर नॉट ट्रेंड टू हाउ टू डील विथ द अरेस्टेड पर्सन, द डिटेनीज, एंड इसीलिए ये हो रहा है कि जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करने का प्रेशर, मोर केस लॉड की वजह से और प्रोफेशनल वे ऑफ टैकलिंग द केसेस की वजह से ज़बरदस्ती मारपीट कर सच उगलवाना, मारपीट कर गुनाह कबूल करवाने के चक्कर में कभी कभी ये हो रहा है कि क्योंकि दे आर नॉट ट्रेंड इन दिस, मोर एंड मोर कस्टोडियल डेथ्स आर हैपनिंग। और इसीलिए ही इज़ फोकसिंग ऑन द पुलिस रिफॉर्म एंड 2 टाइप्स ऑफ पुलिस। वन इज़ द लॉ एंड ऑर्डर सिविल पुलिस, जिसका काम ही है टू यूज़ फोर्स एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, एंड सेकंड इज़ द इन्वेस्टिगेटिव पुलिस, जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगी, और इसी से कहीं ना कहीं कस्टोडियल डेथ कम हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो डेटा दे रहे हैं कि एनसीआरबी का, कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने ये कहा है कि जो नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स है वो हर साल वेरी करते हैं ईयर टू ईयर, लेकिन ये देखा गया है कि हर बार 100 कस्टोडियल डेथ, यानी कि 2019 से लेकर 2010 से लेकर 2019 तक हर साल 100 से ज़्यादा या 100 के आसपास कस्टोडियल डेथ, यानी कि ऐसा डेथ जो पुलिस ने अपने कस्टडी में किसी को लिया, अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, मजिस्ट्रेट के पास पेश किया है नहीं किया है, लेकिन उनकी कस्टडी में डेथ हो गया। यानी कि ये सबसे बड़ा गुनाह है किसी सभ्य समाज में, पुलिस की कस्टडी में किसी की मृत्यु हो जाना, इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। और फिर भी ये 100 हर साल 100 के आसपास हो रहे हैं, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ कमी भी आई है, और इसके लिए केवल और केवल पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज कि जो पुलिस के पास वर्कलोड ज़्यादा है और इन्वेस्टिगेटिव रोल हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस रोल हो, वो एक ही व्यक्ति को दिया गया है जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं गई है, प्रॉपर उसको डीलिंग नहीं पता है, प्रॉपर नेगोशिएशंस नहीं आते हैं। दैट इज़ वाई ड्यू टू हाई प्रेशर एंड इवन द ऑर्डर टू क्रॉप क्राइम्स इज़ लीडिंग इन टू बिहेविंग द इनह्यूमन मैनर, जिसमें से ये बताया गया है कि 3.5% जो है वो इंजरीज कॉज्ड बाय पुलिस पर्सन, वाइल 8.6 एस्केपिंग फ्रॉम द कस्टडी। तो जो 100 कस्टोडियल डेथ हुए हैं उसका भी डेटा बाइफरकेट कर रहे हैं, जिसमें से 100 में से लगभग 3 से 4 लोग जो है वो मार खाने की वजह से बिकॉज ऑफ द पुलिस इंजरी, 8.6 यानी कि एवरेज 9 लोग जब भाग रहे थे कस्टडी से तब उनकी डेथ हुई है, 28 जो है वो सुसाइड से मर जाते हैं, और रेस्ट जो है ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज रोड एक्सीडेंट्स एज वेल। सो इस तरह का कंप्लीट डेटा इज़ प्रूविंग, और ये बता रहे हैं
कि उन 100 कस्टोडियल डेथ में से भी लगभग 4 ही डेथ ऐसी होती है जो पुलिस की ब्रुटैलिटी से होती हैं, बाकी और भी बहुत से रीजंस हैं। फिर भी ये 4 भी अगर हो रहे हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी इनह्यूमन, ठीक है। और अगर एक जुडिशली इंक्वायरी की मानी जाए तो उन्होंने कहा कि 100 में से जो है 27 के 28 केसेस ऐसे हैं कि जो सस्पिशियस कैटेगरी में, यानी कि वो मरे किसी और ड्रिंक से लेकिन उसको प्रेजेंट ऐसे किया गया कि वो लगे कि किसी और कैटेगरी में जा रहे हैं। तो ये कहने की डेटा से भी खिलवाड़ हो रही है और इस पर हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, नॉट ओनली पुलिस एक्शन बट ऑल्सो इन अ लेजिस्लेटिव एक्शन एज वेल। अब बेसिकली शुरू करने से पहले ये बताते हैं कि जो कानून है किसी को अरेस्ट करने से पहले वो कानून क्या कहता है। तो कानून के हिसाब से ये है कि लॉ एंड अरेस्ट सेज दैट अरेस्ट फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 7 years, यानी कि ऐसे गुनाह, ऐसा क्राइम जिसके लिए 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, उसी के लिए आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो। और वो भी तब जब पुलिस ऑफिसर को ये सेटिस्फाई हो जाए कि ये व्यक्ति यदि बाहर रहा तो सबूतों के साथ या गुनाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या फिर और अगर बाहर रहा तो कुछ ऐसे क्राइम दोबारा कर सकता है, यानी कि क्राइम उसकी बढ़ने की संभावना है, उसी व्यक्ति का अरेस्ट किया जा सकता है। ये है अरेस्ट करने के लिए कानून कि कोई व्यक्ति ने ऐसा क्राइम किया हो जो कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान रखने वाला हो, और वो व्यक्ति अगर बाहर रहे तो ऐसे और क्राइम कर सकता है। इसका भरोसा उस पुलिस वाले को हो जाना चाहिए। और ये कैसे होगा? तो बेस्ड ऑन दैट हिस्ट्री शीट। तो जो लोग हिस्ट्री शीटर हैं उसकी तो बात ठीक है, और क्राइम के नेचर को देखते हुए पुलिस को ये रोल दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एडवांटेज तरीके से आप किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास भी ले जाने टाइम मजिस्ट्रेट भी बेल देने या ना देने से पहले, अरेस्ट दिखाने से ना दिखाने से पहले ये देखते हैं कि क्राइम का नेचर क्या है, क्या वो व्यक्ति वाकई में अरेस्ट करने लायक है, क्या पुलिस के पास इतना मटेरियल अवेलेबल है कि उसे अरेस्ट करे। लेकिन होता ये है कि इन सारी चीज़ों को ना देखते हुए, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए पुलिस जो है उस चीज़ को कंसिडर में लेती नहीं है और अरेस्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से जो एनसीआरबी डेटा ने कुछ डिटेल बताया है कि हालांकि कुछ आने वाले समय में ये हुआ है कि जो रेट है, रेशियो है, क्राइम बढ़ने के बावजूद अरेस्ट के रेट में कमी तो आई है, लेकिन वो कमी इतनी नहीं है जितनी सेटिस्फैक्ट्री हो। वो आने वाले समय में, यानी कि 1990s में 2000s के कंपैरिजन में 2019 में कमी आई है, लेकिन उसको और कम करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति को अरेस्ट ही किया जाए, उसी व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए जिसके पास ये करने की संभावना हो कि आगे चलकर वो किसी सबूत के साथ या किसी गुनाह के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या कोई और समस्या खड़ी कर सकता है। दैट पर्सन कैन ओनली बी अरेस्टेड, नॉट एवरी पर्सन। और पुलिस के पास हर तरह के, यानी कि जब मन माने तरीके से अरेस्ट करने की पावर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे जजमेंट ने हर बार इसको क्लियर किया गया है कि हर जो है वो नेसेसरी होना चाहिए। अनमाने ढंग से आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उसके ग्राउंड्स आपको इन रिटर्न में होने चाहिए। ये सारे प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द नॉन प्रोफेशनलिज्म जो लोकल पुलिस है उसको इन चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग नॉलेज की कमी होने के कारण से, वर्कलोड सेम होने के कारण से इन चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। दे आर नॉट ट्रेंड इन सच काइंड ऑफ मेथड्स एंड दैट इज़ वाई दे आर बीइंग अरेस्टेड। सो कहीं ना कहीं इस पर आने की ज़रूरत है और इसीलिए इसका सॉल्यूशन वो दे रहे हैं, खास करके उन शहरों में जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, कि पुलिस के रोल को डिवाइड किया जाए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन अलग किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट अलग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत से जजमेंट में ये कहा है, लेकिन क्योंकि इससे होगा ये कि पुलिस बल की भर्ती ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा सैलरी डिस्पर्स होगा, स्टेट के एक्सचेकर पर लोड ज़्यादा आएगा। इस वजह से राज्य सरकार जो है इसको यानी कि ठंडे बस्ते में डाल देती हैं और बहुत से राज्य सरकारों ने इसको अभी तक लागू भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं कि हमारी पुलिसिंग अच्छी हो तो पुलिस की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, पुलिस को वर्क आवर मैनेजमेंट होना चाहिए, पुलिस को पर्स एंड प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। एक ह्यूमन नेचर पुलिस का अगर हम चाहते हैं तो हमें पुलिस के साथ से भी ह्यूमन नेचर दिखाना पड़ेगा, बिकॉज खाकी के अंदर भी जो व्यक्ति है वो कोई समाज से ही आया है, बाहर से नहीं आया है। सो इफ़ यू वांट हिम टू ट्रीट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ही शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और पुलिस की ट्रेनिंग हो, पुलिस का प्लेसमेंट हो, उसका एजुकेशन हो, करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म जो कि बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, वो प्रकाश सिंह बादल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का केस हो या AK नंदा वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का केस हो, बार बार उसमें पुलिस रिफॉर्म लाने की बात कही जा रही है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स में लोगों का अपना इंटरेस्ट है, एक्सचेकर पे वो ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, इस तरह से
जो है वो पुलिस रिफॉर्म नहीं जा रहा है। और अगर हमें वाकई में कस्टोडियल डेथ हो या पुलिस का बिहेवियर हो, उस पर वाकई हमें काम करना है और अपनी पुलिसिंग को अच्छा बनाना है, तो वी नीड टू इन्वेस्ट मोर एंड वी नीड टू हायर मोर पीपल। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग पुलिसिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो क्राइम रेट्स होती हैं उसके अलग, क्राइम के भी जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसे डिलीट करके अलग पुलिस, इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए अलग पुलिस, एंड सो दैट अ बेटर ऑर्गेनाइज सोसाइटी कैन बी मेंटेन्ड। ये है। और इस बात से भी पुलिस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर का ये काम है कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा कर ले, ना कि उनका वायलेशन। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारे जो लोकल भर्ती हैं वो इस नॉलेज के आधार पर काम करते ही नहीं। दे वर्क लाइक देयर ड्यूटी, दे आर कमिंग ऑन देयर ड्यूटी एंड दे आर मेकिंग देयर ड्यूटी। और इसी वजह से उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की आवश्यकता है। उनको बहुत सारी चीज़ें हों, जैसे कि नार्को टेस्ट हो, ब्रेन फिंडिंग टेस्ट हो, लाइट डिटेक्शन टेस्ट हो, इस तरह की चीज़ों टेस्ट से अवेलेबिलिटी कराना चाहिए। लेकिन हाल की सिचुएशन में ये देखा गया है कि पुलिस के पास रिसोर्सेज की कमी है और इसी वजह से वो फिर इनडायरेक्ट तरीके ढूंढते हैं केसेस को सॉल्व करने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट के खिलाफ जाते हैं। सो अगर वी नीड अ बेटर पुलिस इन द कंट्री, वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, वी नीड टू हायर मोर policemen and to train them as per the local news channels and the local new coming updates and problems. So this was all for today's video. We'll see you in the next video. Till then, take care.